Global Advertiser for innovative outdoor solutions. Global as a company, it has never compromised on its service quality and commitment. नमस्कार, मैं संजय निरुपम एक बार फिर आपके समक्ष फेसबुक के माध्यम से सीधी बातचीत करने के लिए उपस्थित हूँ। आप सबको पता है कोरोना की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन की वजह से सबसे ज़्यादा प्रभावित है तो हमारे देश के प्रवासी मजदूर हैं। और इन प्रवासी मजदूरों में सबसे ज़्यादा प्रभावित जो लोग हैं वो महानगरों में रहने वाले, महानगरों के आसपास रहने वाले, मुंबई और मुंबई के आसपास के जो प्रवासी मजदूर हैं भयंकर रूप से परेशान हैं। हम पिछले एक महीने से डिमांड कर रहे थे कि इनको बांध के मत रखिए, इनको जाने दीजिए, क्योंकि आज यहाँ पर इनके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई कमाई नहीं है, कोई रोजी रोटी नहीं है। आप जो सरकारें हैं वो इन लोगों को कुछ खिला पिला नहीं पा रही हैं, इनको राशन मिल नहीं रहा, ज़्यादातर लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, राशन की उपलब्धता कमी है। तो ऐसे में बार बार डिमांड करने के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया और केंद्र सरकार ने जब गाइडलाइन जारी किया तो राज्य सरकारों ने उसको आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। लेकिन महाराष्ट्र की दशा ये है कि अभी तक कोई नीति नियोजन स्पष्ट नहीं है। छिटपुट इक्के दुक्के कुछ ट्रेनें चली, कहीं नासिक से कोई ट्रेन चलते देख रहा हूं मैं, कभी भिवंडी या ठाणे से या फिर वसई से, जबकि बड़े पैमाने पे लोग यहां अटके। अब इनको कैसे भेजना है? इनके भेजने के लिए सरकार ने एक प्रकार की व्यवस्था की कि भाई आप लोकल पुलिस स्टेशन में जाइए और वहां पर आपका ट्रांजिट पास बनेगा। लोकल पुलिस वालों ने कहा कि जाकर आप मेडिकल रिपोर्ट लेके आइए, यानी डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर साहब से आप अपना एक सर्टिफिकेट लेके आइए कि आपको कोरोना नहीं है, आप कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट हैं। अब एक ग्रुप को बोला गया 25 ग्रुप का नाम बनाकर डॉक्टर साहब को दीजिए। अब डॉक्टर साहब लूटने में लग गए हैं। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के पास टाइम नहीं है, डॉक्टर टाइम नहीं दे रहे हैं। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो या फिर क्लिनिक जो है, उन डॉक्टरों ने 100 रुपये, 200 रुपये, 300 मनमानी मांगे शुरू कर दी है। अब बताइए, ये गरीब मजदूर अपने मेडिकल सर्टिफिकेट के नाम पर 200, 300 रुपये कहाँ से देंगे? एक कहीं पर 100 रुपये में भी हो रहा है, मैं मानता हूँ। दूसरी बात, कहा जा रहा है कि 25 का एक ग्रुप बना के दीजिए। डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं, पूरे 25 के ऊपर ठप्पा मार के देते हैं, ठप्पा मार के दे दिया। अब 25 के 25 की चेकिंग नहीं हुई है। यानी ये जो तथाकथित मेडिकल सर्टिफिकेट का इंतजाम है, इसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, इसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो रहा है। फिर भी सरकार ने कहा मेडिकल सर्टिफिकेट बनना चाहिए। तीसरी बात, जो पुलिस स्टेशन का खेल देखिए, कई पुलिस स्टेशनों में हो रहा है काम, मैं मानता हूँ। कई पुलिस स्टेशनों में मजदूर जा रहे हैं तो कहा जा रहा है कि हम आपका वो सर्टिफिकेट बना के देते हैं, आप मेडिकल रिपोर्ट लेके आइए, फॉर्म भरिए। फॉर्म भरना इतना कठिन है कि कई लोगों ने कहा कि साहब तो हम फॉर्म भर ही नहीं सकते। फिर भी हमने कुछ लोगों को मदद की, खुद फॉर्म भरने का इंतजाम करवा के दिया। अब हालात ये हैं, कई पुलिस स्टेशन में फॉर्म है ही नहीं, या फिर फॉर्म भर के लाइए ये बताने वाला भी कोई नहीं है। बेचारे दर दर भटक रहे हैं। तमाम पुलिस स्टेशनों के आसपास भयंकर रूप से लोगों की भीड़ लगी हुई है और दर लोग भटक रहे हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए था कि एक बहुत साफ सुथरे ढंग से अपना एक नीति नियोजन, नीति निर्देशन स्पष्ट करते, एक गाइडलाइंस प्रेजेंट करते और सारे पुलिस स्टेशंस को इंस्ट्रक्शन देते। अब शहरों में डीसीपी लेवल पे ये सारा काम चल रहा है। गाँव में जो ग्रामीण महाराष्ट्र है, जहाँ पर बड़े पैमाने पर माइग्रेंट लेबर रहते हैं, जैसे रायगढ़ है, नासिक के आसपास, मालेगांव के आसपास आप कह लीजिए, या फिर आप पालघर क्षेत्र में कह लीजिए, या फिर औरंगाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में कह लीजिए, नागपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में कह लीजिए, ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि कलेक्टर साहब ये ट्रांजिट पास देंगे। अब कलेक्टर साहब उपलब्ध ही नहीं, कलेक्टर साहब को फोन करो मिलते नहीं, कलेक्टर साहब के दरवाजे से अंदर कोई नहीं जाने देता इन मजदूरों को। तो ऐसे में एक पूरा का पूरा एक बहुत ही कन्फ्यूजन सा बना हुआ है और ऐसा लग रहा है कि सरकार इस जवाबदारी को अपने सर पर नहीं लेना चाहती। बड़ा विषय निकल के आया रेलवे का, इंडियन रेलवे का। जब रेलवे के ऊपर दबाव डाला गया, हालांकि मेरा ये कहना था कि रेलवे के से भेजने के बजाय इनको बसों से भेज सकते हैं, प्राइवेट बसों से या फिर सरकारी बसों से भेज सकते हैं। लेकिन फिर भी कई मुख्यमंत्रियों की ऐसी मांग हुई कि रेलवे की सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। तो जब केंद्र सरकार ने, जब रेल मंत्रालय ने रेलवे की बात कही तो उन्होंने कहा कि हम अतिरिक्त भाड़ा लेंगे मजदूरों से। ये अपने आप में बहुत ही गलत डिसीजन था। हमारी कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी ने आज ही घोषणा की है कि ऐसे जितने मजदूर जो अपने अपने गाँव जाना चाहते हैं, उनके गांव जाने के लिए रेल के भाड़े का जो इंतजाम है वह वहां की स्थानीय कांग्रेस कमेटियां करेंगी और स्थानीय कांग्रेस कमेटियों की जवाबदारी दी गई। निश्चित तौर पर हम एक हद तक, एक लिमिट में ये जवाबदारी निभा सकते हैं, लेकिन बड़ी जवाबदारी सरकार की बनती है, जो चाहे तो मुफ्त रेल शुरू कर सकती है। 100-200 ट्रेनें जितने भी मजदूर हैं, मुंबई से, दिल्ली से, हैदराबाद से, बेंगलोर से, कलकत्ता से, बड़े बड़े शहरों से या नासिक की तरफ से, ठाणे की तरफ से,
इन क्षेत्रों से बंगाल जाने के लिए, कलकत्ता जाने के लिए, पटना जाने के लिए, या फिर लखनऊ जाने के लिए, बनारस जाने के लिए, भोपाल जाने के लिए, इंदौर जाने के लिए क्या 100-200 ट्रेनें शुरू नहीं की जा सकती? क्या भारतीय रेल इतना कमजोर है आर्थिक तौर पर? ये मुझे सवाल पूछना है। और मुझे लगता है कि भारतीय रेलवे को अपना ये जो फैसला लिया उन्होंने अतिरिक्त भार डालने का प्रवासी मजदूरों के ऊपर, वो एक जुर्म था और उस जुर्म को उनको वापस लेना चाहिए। तीसरी बड़ी बात, जो महाराष्ट्र में जो मुंबई के आसपास जो ट्रेनें शुरू हो रही हैं, वो एक मजाक सा बन गया है। सबसे ज्यादा मजदूर, प्रवासी मजदूर अगर कहीं हैं तो मुंबई में है, और मुंबई के एकदम से करीब में है। आज तक, अभी तक पिछले 72 घंटों में एक भी ट्रेन शुरू करने या आगे कोई ट्रेन शुरू होने वाली है मुंबई से, इसकी कोई सूचना नहीं। एक भी ट्रेन शुरू हुई ही नहीं अभी तक। यानी मुंबई में जो बड़े पैमाने पर मजदूर हैं उनको भेजा नहीं जा रहा है, उनके भेजने का इंतजाम नहीं किया जा रहा है। और जो ठाणे, नासिक में, वहां पर कोई 100, 1000 या 1200 लोगों को ले जाने के लिए एक ट्रेन, उन ट्रेनों से क्या होगा? तो सरकार को गंभीरता से जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं उनको भेजने का इंतजाम करना चाहिए। सरकार को जवाबदारी लेनी चाहिए। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा संकटकालीन समय है, एक बहुत ही असाधारण संकट है हमारे सामने। हिंदुस्तान ने पहली बार आज़ादी के बाद एक इतना बड़ा माइग्रेशन देखा है, बल्कि इसको मैं रिवर्स माइग्रेशन कह सकता हूँ। ये पहले माइग्रेशन होता था, गाँव से लोग शहरों में आते थे, तब शहरों में लोगों को बड़ा ऐतराज होता था, शहरों में बड़े बड़े आंदोलन चलते थे गांव से आने वाले मजदूरों के खिलाफ, लेकिन वो भूल जाते थे कि वो ये आते हैं रोजी रोटी की तलाश में। लेकिन आज जब शहरों में काम धंधा बंद है, कारखाने बंद हैं, बिजनेस गतिविधियां बंद हैं, उनको कोई रोजी रोटी नहीं प्राप्त हो रही है, तब उनके सामने अपना गाँव जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई विकल्प नहीं। और तब बड़े पैमाने पर आप देख रहे हैं कि लोग अपने गाँव जा रहे हैं, हजार किलोमीटर लोग चल के जा रहे हैं। कल एक वीडियो हमने देखा, वो इतना हृदय विदारक वीडियो था। एक महिला अपने बच्चे को और सामान लेकर के सूरत से सीधे इलाहाबाद जा रही है, पैदल हाईवे पे। ऐसे हजारों लोग हजारों किलोमीटर चल के जा रहे हैं। यह दर्दनाक स्थिति हमने कल्पना नहीं की थी। ठीक है, किसी ने कल्पना नहीं की थी। मैं नहीं कह रहा हूं कि किसी सरकार ने जानबूझ के थोपा है, लेकिन सरकार चाहती तो बहुत अच्छी प्लानिंग करके इन सारे माइग्रेंट मजदूरों की इस परिस्थिति का एक अवलोकन करते हुए, इसको समझते हुए उनके गांव जाने का इंतजाम कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश तो मैं मांग करता हूं सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से, सबसे पहले कि मुंबई से ट्रेनों की व्यवस्था करें और मुंबई से ज़्यादा ट्रेन जाएं, जल्दी से जल्दी जाएं, रोज कई संख्या में जाएं, अलग अलग राज्यों में जाएं, झारखंड जाएं, असम जाएं, पश्चिम बंगाल जाएं, छत्तीसगढ़ की तरफ जाएं, बिहार में जाएं, यूपी में जाएं, मध्य प्रदेश में जाएं, कि उड़ीसा में जाएं। इन्हीं क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर आजकल माइग्रेशन हो रहा है शहरों की तरफ। दूसरी बात, आज मेरे पास जो रायगढ़ से जो बार वीडियो आ रहे हैं, जो रायगढ़ के लोगों ने मेरे पास जो जानकारी दी, रायगढ़ में जिंदल स्टील एक बड़ी फैक्ट्री है, शायद LNT के साथ उनका कोई टाई अप है। वहाँ के लोगों, वहाँ के मजदूरों ने बताया लगभग 10,000 माइग्रेंट मजदूर उस फैक्ट्री के अंदर कैद हैं, कैदी की तरह पिछले 40 दिनों से। तब तो कहा गया कि आप किसी को नहीं जाना, आप यहीं रहिए। अब जब 3-4 दिन पहले फैसला हो गया कि जाया जा सकता है, जो प्रवासी जाना चाहें जा सकते हैं, 4 दिनों से लगातार उनको फैक्ट्री के अंदर बंद किया गया। अगर वो जाना चाहते हैं तो पुलिस उन पर डंडे बरसाती है। एक आध वीडियो मैंने अपने ट्विटर पर रिलीज किया। अगर समय रहते जल्दी से जल्दी सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया तो बड़ा विस्फोटक वातावरण तैयार हो सकता है। आखिर डंडे के जोर पे किसी भूखे को, बीमार को, किसी कमजोर को कब तक दबा के रखेगा? तो सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए, सरकार को सामने आते हुए, उन तमाम मजदूरों को जो मुंबई के बाहर भी आसपास के इलाकों में हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचे इसका इंतजाम करना पड़ेगा। 2 जानकारियां मेरे पास आई हैं जो मुझे लगता है कि सरकार को इस जानकारियों को समझते हुए इसको दूर करना चाहिए। मुझे अभी गोरेगांव ईस्ट के लोगों ने बताया कि पुलिस स्टेशन में कहा जा रहा है कि जिनके पास मुंबई का आधार कार्ड है उनको ट्रांजिट पास नहीं मिलेगा। ये गलत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं लेकिन उनको गांव जाना है। कहा जा रहा है कि जिनके पास बिहार, यूपी या बाहर के दूसरे राज्यों के आधार कार्ड है उनको ही मिलेगा। ये गलत है। जो लोग भी जाना चाहते हैं अपने अपने गांव में, उनको जाने देना चाहिए। हाँ, उसकी चेकिंग करिए, लेकिन चेकिंग करने का या उसकी स्क्रीनिंग करने का जो इंतजाम आपने किया है वो थोड़ा दोषपूर्ण है। अगर मान लीजिए आज किसी को डॉक्टर ने सर्टिफिकेट दे दिया और 4-5 दिनों तक उसको ट्रेन नहीं मिलती, वो नहीं जा पाता, और 4-5 दिनों के अंदर अगर उसको कोविड-19 हो गया तो, इसलिए जाते समय उनकी स्क्रीनिंग मास लेवल पे किया जा सकता है। इसका इंतजाम सरकार के स्वास्थ्यकर्मी और स्वास्थ्य मंत्रालय कर सकता है।
इमरजेंसी के जो अस्पताल हैं, अस्पतालों से जुड़े जो लोग हैं वो कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश इनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं। सब कुछ जो चल रहा है बस किसी तरह टालने का एक प्रयत्न हो रहा है। आखिरी बात मैं लॉकडाउन के संदर्भ में कहूँगा, मैंने पिछली बार भी लॉकडाउन के संदर्भ में आप लोगों से बात की थी। हम लॉकडाउन के खिलाफ नहीं हैं। लॉकडाउन एक अच्छा फैसला था और पूरे देश ने स्वीकार किया, हम सब ने स्वीकार किया। आगे भी अगर लॉकडाउन बढ़ेगा तो इसका कोई विरोध नहीं होगा, लेकिन सिर्फ लॉकडाउन क्या एक विकल्प है? ये प्रश्न, क्या और कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं हो सकते? क्या सरकारी तंत्र इस कोरोना बीमारी से, इस वायरस से या कोविड-19 जैसे खतरनाक बीमारी से लोगों को बचाने के लिए, इसके संक्रमण को रोकने के लिए क्या और दूसरे माध्यम का इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या ऐसे वैक्सीन नहीं है जो हर लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाए? क्या वो मास वैक्सीनेशन का प्रोग्राम नहीं चल सकता था? ये सारी चीजें, कई ऐसी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयां हैं, उन दवाइयों के जरिए क्षमा करिए, इसलिए फोन लेना पड़ा। तो लॉकडाउन चलते हुए एक समानांतर कार्यक्रम चलना चाहिए देश में वैक्सीनेशन का और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक जैसी दवाओं के मास वितरण का। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये कोविड-19 का इलाज है, कोविड-19 का कोई इलाज नहीं इस समय, और जो क्वारंटाइन होकर ठीक हो रहे हैं वो किसी इलाज से ठीक नहीं हो रहे हैं, अपनी इम्यूनिटी की ताकत की वजह से ठीक हो रहे हैं। और ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने का एक अभियान चलना चाहिए, और वो अभियान ठप है। सिर्फ एक ही अभियान चल रहा है, वो ये कि आप घरों में रहिए। ठीक है, जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा संक्रमण फैल गया, जैसे धारावी का क्षेत्र हम देख रहे हैं, उन क्षेत्रों में शायद वैक्सीनेशन का प्रोग्राम नहीं चल सकता। उन क्षेत्रों को पूरी तरह से ब्लॉक कर देना चाहिए, लॉक कर देना चाहिए, मैं मानता हूं। लेकिन बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर कोविड-19 का प्रभाव नहीं है। जब जिस दिन लॉकडाउन खत्म हुआ और वो लोग जब बाहर निकलेंगे तो क्या गारंटी कि उनको नहीं होगा संक्रमण? इसलिए उस संक्रमण से बचने के लिए, उस इन्फेक्शन से बचने के लिए, उस वायरस को पराजित करने के लिए उनको क्यों नहीं अभी से हम उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने की दिशा में कुछ प्रयास करें? दुर्भाग्यवश पूरे देश में ये कहीं नहीं हो रहा है। राज्य सरकारें भी नहीं कर पा रही। राज्य सरकारों में कहीं कहीं देख रहा हूं कि कुछ दवाइयों का वितरण करने का एक प्लान चल रहा है, या कुछ ऐसी तस्वीरें हमने देखी हैं। यह एक आईसीएमआर की तरफ से गाइडलाइन आना चाहिए। आईसीएमआर को चाहिए कि वो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली कुछ दवाओं को प्रिस्क्राइब करे और तमाम राज्य सरकारों को एक अनुमति दे, तमाम राज्य सरकारों को एक ऑथोराइज करे कि आप इन दवाओं के जरिए, आपको तय करना, हमको डॉक्टर नहीं है, मैं कोई मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये आईसीएमआर तय करेगा। हमारे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो तय करेंगे कि ऐसी कौन सी दवाइयां हैं जिनसे लोगों की इम्यूनिटी बढ़ सकती है उस समय के लिए, जब लॉकडाउन खत्म होगा और वो अपने काम पर लौटेंगे। तो लॉकडाउन के ऊपर जो बार बार हम टिप्पणी करते हैं, उसके लिए ये एक चिंता है, क्योंकि सिर्फ लॉकडाउन कर देने से अंततः के देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। ऑलरेडी पहले से बर्बाद हो चुकी है। पिछले 2-3 वर्षों में बहुत अच्छी स्थिति हमारी नहीं रही, लेकिन अभी पिछले 40 दिनों की बंदी के बाद पहली बार इस देश में बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, लगभग 65 मिलियन के आसपास इंटरप्राइजेज है हमारे देश में, जिसमें लगभग 40 मिलियन के आसपास इंटरप्राइजेज हैं जो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, जिनका शायद रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा, और जो जिसको कहते हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऐसे 65 मिलियन इंटरप्राइजेज बंद हैं। आज़ादी के बाद पहली बार ऐसी दशा हुई है। ये कब तक बंद रहेंगे? ठीक है, कोरोना को पराजित करने के लिए, कोविड-19 से लड़ने के लिए हमको ये जहरीला फैसला लेना पड़ा, हमको जहर निगलना पड़ा, मान लिया, लेकिन सरकार को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि कब तक बंद रहेंगे। इनको जल्दी से जल्दी खोलने की दिशा में काम करना चाहिए। जो ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन की बात हो रही है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि जैसी कि जानकारी हमारे पास है कि सिंधुदुर्ग और रायगढ़ ग्रीन जोन में आते हैं। वहाँ पर आम, अल्फांसो आम, जो हापुस आम की जबरदस्त खेती होती है, मान लीजिए वहाँ से उन्हें एक्सपोर्ट करने का प्रयास किया, तो एक्सपोर्ट कहाँ से होगा? उसको अंततः आना पड़ेगा मुंबई, और मुंबई रेड जोन में। तो इस तरह से टुकड़े टुकड़े में भी काम करने का कोई अर्थ नहीं है। सरकार को जो तमाम विशेषज्ञ हैं उनके साथ बैठ करके कुछ इस तरह से चर्चा करनी चाहिए, ताकि बिजनेस एक्टिविटीज धीरे धीरे पिकअप करें। एक दिन में बजाज ऑटो के जो नौजवान मालिक है राजीव बजाज, उनका इंटरव्यू देख रहा था, बहुत बड़ा अच्छा इंटरव्यू था। उन्होंने कहा कि हमारा 50% जो प्रोडक्शन है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, मतलब वो एक्सपोर्ट करते हैं।
मतलब उस प्रोडक्शन को चालू रकम से एक्सपोर्ट का काम तो करते रहे। यानी फैक्ट्रियों को यूं ही बंद कर देना मतलब जीवन की जो नस है उसको हमेशा के लिए काट देना होगा। भारत एक बहुत बड़ा देश है, उसकी बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम उम्मीद करते हैं दुनिया में एक बहुत बड़ी ताकत बन करके हम निकल के आएंगे आने वाले कुछ वर्षों में, एक मजबूत आर्थिक ताकत। और ऐसी आर्थिक ताकत बननी है अगर हमको, तो निश्चित तौर पर ऐसे फैसले सब कुछ बंद कर देने के अनिश्चितकालीन समय तक के लिए मुझे लगता है घातक होगा। इस दिशा में इसको एक सकारात्मक आलोचना समझते हुए इस दिशा में सोचा जाए, प्रयास किया जाए, तब कहीं जाकर के आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि हमारे देश में जो सब कुछ ठहर गया है वो धीरे धीरे रेंगना शुरू करेगा। चाइना आज बहुत ही खराब हाल में है। पूरी दुनिया की जो महाशक्तियां हैं उनको चाइना पर अविश्वास हो गया है। जो पूरी दुनिया की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो चीन से निकलना चाहती हैं, तो उसके बाद चीन से निकलने के बाद उनका पहला जो डेस्टिनेशन, सबसे मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन होगा वो भारत होगा। भारत सरकार को चाहिए कि अपने जो नीतियां हैं उनको उदार करें। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां कोरोना के संकट के बाद हमारे पास आएँ, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें, बड़े पैमाने पर बेरोजगारी दूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार दें। इस दिशा में अभी से सोच लाने की आवश्यकता है, अभी से इस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। और अगर इस दिशा में अभी से हमने काम करना शुरू किया तो याद रखिए बहुत सारे लोग इस चिंता से परेशान हैं कि कोरोना जाने के बाद क्या होगा। कुछ लोग कह रहे हैं चलेगा, कुछ लोग अक्टूबर तक चलेगा, पता नहीं कब तक चलेगा। लेकिन एक बार कोरोना या कोविड-19 का जो संक्रमण है खत्म हो गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो होगा, उसकी जो चिंता, उसका जो भय, उसका जो दर्द लोगों को सता रहा है, उसको दूर करने की चिंता अभी से सरकार को करनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में नए ताकत के साथ, नए जोर के साथ खड़े हो सके, स्थापित हो सके हमारे देश में, और जो हमारा नुकसान हुआ है उसको एक लाभ में कन्वर्ट कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।